फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के टू लेजेंडरी फंड्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों ही फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं और सालों से इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं और इसीलिए अगर आप इनका आईयूएम चेक करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन साथ ही रीसेंट टाइम्स में अगर आप इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आप दोनों फंड्स का लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स है और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी लिया गया है। तो देखिए रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न्स आ रहा है, जबकि एसबीआई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड अगेन 3 ईयर में भी अगर आप देखिए निप्पॉन का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अच्छा है। निप्पॉन स्मॉल कैप अगेन एसबीआई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है रिलेटिवली। लेकिन हाँ, जब आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स तो वहां पे दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये इन डिटेल से ये तो क्लियर है कि रीसेंट टाइम्स में एसबीआई स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेटेस्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि अरे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड तो बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए जब भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, खासकर जो पुराने टॉप फंड्स हैं तो सिर्फ 1-2 साल के आधार पे आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और लॉन्ग टर्म में डिफरेंट मार्केट साइकिल्स आता है। कई बार मार्केट ऊपर जाएगा, कई बार मार्केट नीचे जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखेंगे और जो अच्छे फंड्स हैं उनका जो लॉन्ग टर्म ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है एवरेज आउट होकर अच्छा रिटर्न आता है। तो यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट रिटर्न के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एसबीआई ख़राब है या फिर निप्पॉन अच्छा है। यहाँ पे हमें डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखना होगा। उसके आधार पे कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि किस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है या फिर दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा रहा है। तो यहाँ पे हम पास्ट के 2 डिफरेंट डेट्स पे भी इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कोविड के समय स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। यहाँ पे आप इनका बेंचमार्क का रिटर्न्स देख सकते हैं कितना ज्यादा गिरा था उस समय। लास्ट 1 ईयर उस समय देखिए निप्पॉन इंडिया का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के आसपास ही गिरा था, तो अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया था इस फंड ने। जबकि एसबीआई का परफॉर्मेंस देखिए कितना ज्यादा अच्छा है। देखिए दोनों ही फंड्स गिरे हैं और काफी गिरे हैं, लेकिन एक फंड काफी कम गिरा है जबकि एक फंड ज्यादा गिरा है। तो रिलेटिवली एसबीआई स्मॉल कैप ने काफी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था उस समय। अगर आप एसबीआई का 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर सारे होराइजन में परफॉर्मेंस देखें तो रिलेटिवली परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर भी आप परफॉर्मेंस देखें एसबीआई का एज कम्पेयर टू निप्पॉन। देखिए एसबीआई का परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स उस समय भी बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे निप्पॉन का भी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स अच्छा है, परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बट रिलेटिवली एसबीआई का परफॉर्मेंस उस समय ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन तो दोनों का ही रिलेटिवली कम रहा है 3 ईयर होराइजन में, और बीटा भी 1 से कम है। लेकिन हाँ एसबीआई का अगर आप देखें तो दोनों पैरामीटर्स कम है, मतलब रिस्क यहाँ पे ये फंड रिलेटिवली कम ले रहा है। शार्प रेशियो अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 के आसपास है जो कि काफी अच्छा शार्प रेशियो है। अल्फा में डिफरेंस है, देखिए अल्फा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 8+ का है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। एसबीआई का भी अल्फा 5+ है जो कि अच्छा अल्फा है। 5 ईयर होराइजन में भी देखिए अगर आप तो दोनों का अल्फा अच्छा है 5 के आसपास। तो 5 ईयर होराइजन में भी परफॉर्मेंस अच्छा था अगर अल्फा देखें तो। इन दोनों फंड्स का अगर आप एयूएम देखेंगे तो ह्यूज एयूएम्स ना, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का इतना बड़ा एयूएम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास हो गया एयूएम। एसबीआई स्मॉल कैप का भी 20,000 करोड़ के आसपास हो गया है एयूएम। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण इन दोनों ही फंड्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है।
तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप लमसम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी कर सकते हैं पर मंथ 25,000 रुपीज पर पैन के हिसाब से। जबकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पर डे 5 लाख रुपीज आप पर पैन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी। लमसम दोनों ने ही बंद कर दिया है। एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्विटी एलोकेशन निपॉन का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि एसबीआई में कैश एलोकेशन रखा गया है। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना बड़ा डिफरेंस है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स के आसपास चला गया है। इसका बहुत बड़ा रीजन ऑफ कोर्स है इनका एयूएम, बहुत बड़ा एयूएम हो गया, तो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आपको पता है लिक्विडिटी ज़्यादा होता नहीं है, आप बहुत बड़ा पैसा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते नहीं है, इसीलिए इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। पोर्टफोलियो पी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिलेटिवली एसबीआई स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनुअल टर्नओवर भी देखिए दोनों का बहुत कम है, लेकिन एसबीआई का तो बहुत ज़्यादा कम है। फंड मैनेजर्स देखिए, समीर भी बहुत समय से फंड को मैनेज कर रहे हैं, 2017 से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जबकि आर श्रीनिवासन 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं दोनों फंड्स का। तो देखिए मार्केट कैप एलोकेशन में डिफरेंस है। अगर आप स्मॉल कैप को देखें तो यहाँ पे निपॉन इंडिया 68 का है परसेंट का एक्सपोजर है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 74% का एक्सपोजर है स्मॉल कैप में। लार्ज कैप के एक्सपोजर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मिड कैप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लार्ज कैप देखिए एसबीआई में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लिया गया है लार्ज कैप में, जबकि निपॉन इंडिया में ऑलमोस्ट 15% का एक्सपोजर है। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो सेक्टर एलोकेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ा एलोकेशन है निपॉन इंडिया में 18% प्लस का, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप ने सर्विसेज में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है 16% प्लस का। निपॉन में अगेन फाइनेंशियल का एक्सपोजर ज्यादा है, जबकि रिलेटिवली एसबीआई में फाइनेंशियल का एक्सपोजर कम है। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो निपॉन में तो लार्ज कैप का हमने देखा था ज़्यादा एलोकेशन, इसीलिए आपको एचडीएफसी बैंक यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आपको देखने को मिल रहा है। जबकि एसबीआई में देखिए आपको कोई बड़े लार्ज कैप वाले फंड्स आपको टॉप में नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस है इन दोनों के पोर्टफोलियो में, पीएसयू स्टॉक्स लाइक यहाँ पे तो निपॉन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको टॉप में मिल रहा है और एसबीआई में आपको मिल रहा है एसजेवीएन। लेकिन इसके साथ साथ निपॉन में अगर आप थोड़ा नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिल जाएगा। तो रिलेटिवली पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर निपॉन में थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। इन दोनों फंड्स के टॉप स्टॉक होल्डिंग को देखकर आपको भी एक क्लियरली पता चल गया होगा कि यहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा नहीं है। सो टोटल ओवरलैप अगर आप इन दोनों फंड्स का देखें तो अबाउट 10% का ओवरलैप है, जिसे ऑफकोर्स हम ज़्यादा ओवरलैप नहीं कहेंगे। अभी हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल्स चेक किया है। तो देखिए लॉन्ग टर्म का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो दोनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन दोनों फंड्स ने जनरेट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। रिसेंट टाइम्स में ऑफ कोर्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे 1 या 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली जब भी इस फंड का रिटर्न्स वापस आएगा तो रिकवरी अच्छा खासा होगा और उस समय ये बेंचमार्क को ओवरऑल अच्छी खासे मार्जिन से बीट कर पाएगा। इन दोनों फंड्स के कंपैरिजन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता चला है वो है, देखिए यहाँ पे जो हमने पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एसबीआई का थोड़ा बहुत ज़्यादा है। एनुअल टर्नओवर अगेन काफ़ी कम है, दोनों का कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक का अबाउट 10% के आसपास है, एक का अबाउट 20% के आसपास है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप एलोकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। निपॉन का लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है, एसबीआई ने बिल्कुल एक्सपोजर नहीं रखा है। साथ ही एसबीआई में स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी बड़ा रखा हुआ है, जबकि निपॉन में रिलेटिवली कम एक्सपोजर है। मिड कैप के स्टॉक्स में लगभग बराबर का एक्सपोजर है। सेक्टर एलोकेशन में भी डिफरेंसेस हैं, एक जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है लेकिन जो परसेंटेज एलोकेशन लिया गया है उन सेक्टर्स में वहाँ पे डिफरेंसेस हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो तो बहुत हद तक डिफरेंट है, ओवरलैप सिर्फ अबाउट 10% का। दोनों ही फंड्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए एसबीआई में भी 25,000 पर मंथ का एसआईपी का लिमिट है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 25,000 पर मंथ।
और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में तो खैर कोई इशू ही नहीं, वहाँ पे 5 लाख पर डे का पर पैन का लिमिट है एसआईपी का, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऑल्दो लमसम इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स आपको पता है बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो यहाँ पे एनी हाउ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ इन्वेस्ट करने का मतलब भी नहीं बनता है। इस तरह के वेरी हाई रिस्की फंड्स जो कि लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन बहुत रिस्की तो हैं, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी रूट ही ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। सो ओवरऑल ये दोनों ही फंड्स अच्छे हैं, लेकिन दोनों फंड्स में डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है इस तरह के फंड्स, तो उन डिफरेंसेस के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा फंड उसके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि ऑल्दो इन दोनों फंड्स का यूएम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो परफॉर्मेंस में बड़े यूएम से कोई खास फ़र्क आता हुआ नहीं दिखता है। लाइक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देखिए, सबसे बड़ा यूएम है ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का, लेकिन परफॉर्मेंस में तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है, निपॉन इंडिया का हमने देखा था नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑलमोस्ट 200 के आसपास हो गए, वहाँ फ़र्क पड़ा। लार्ज कैप में एक्सपोजर उनका काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ फ़र्क पड़ा। और ऑफकोर्स लमसम भी इन्हें बंद करना पड़ा, ये भी फ़र्क पड़ा। तो देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो स्मॉल कैप के फंड्स वही अच्छे होते हैं जिनका यूएम छोटा हो, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी कम होता है, आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं उन स्टॉक्स में। साथ ही आप उन फंड्स का जिनका यूएम काफ़ी बड़ा है, उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस देखकर क्लियरली ऐसा एटलीस्ट नहीं पता चलता है कि बड़े यूएम के कारण उनका परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है या इन्हें बेचना है या फिर जो कुछ भी करना है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।